मेरी बहन ने एक बुगाट्टी को टक्कर मार दी। डैमेज का हिसाब निकला 130 मिलियन। और उस कार की ओनर जिंक सिटी की वो एकमात्र लड़की थी जिसे कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था। मिस पे। मैं हिम्मत करके उसके पास गया और पूछा कि क्या मैं ये पैसे इंस्टॉलमेंट्स में चुका सकता हूँ। वह सोफा पर पीछे टिक गई, पूरे 10 सेकंड्स तक मुझे देखती रही, फिर उसके रेड लिप्स पर हल्की सी मुस्कान आई। इसके बदले मैं तुम्हें ले लूंगी। और इस तरह मैं उसका फेक बॉयफ्रेंड बन गया अनवांटेड शूटर से बचने के लिए एक शील्ड। उसने मेरा पूरा डेट चुका दिया, मामला भी संभाल लिया और मुझे उस म्यूजिक प्रोग्राम में भी दाखिला दिलवा दिया जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। मेरा सिर्फ एक काम था उसके साथ प्यार में होने का नाटक करना। जिस दिन विवियन पेई और मैं नेशनल वायलिन कॉम्पिटिशन में गए, मैं ऑडियंस में बैठा था। वह गोल्ड मेडल जीत गई, लेकिन अपने कोच के पास सेलिब्रेट करने के बजाय वह बैकस्टेज चली गई, व्हाइट गाउन में बदली और भीड़ को पार करते हुए सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। उसने पहले से तैयार किए हुए रिंग्स की एक जोड़ी निकाली। एथन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पूरी क्राउड खुशी से चिल्ला उठी। उन रिंग्स की कीमत 410 मिलियन थी, लेकिन उसी रात उसकी मदर ने लोगों को भेजकर उसे जबरदस्ती इंग्लैंड भेज दिया। मैं एयरपोर्ट पर खड़ा ग्लास के उस पार उसे देखता रहा, मेरा दिल दर्द से भर गया। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उसने जाते जाते बस इतना कहा, मेरा इंतजार करना। 5 साल बाद लंदन की एक स्ट्रीट पर एक बेहद खूबसूरत और एलिगेंट वुमन एक जायंट स्क्रीन के सामने खड़ी थी। स्क्रीन पर इन 5 सालों की मेरी फोटोज चल रही थीं। इन 5 सालों में मैं कर्ज में डूबे एक आदमी से इंटरनेशनल स्टेज के सेंटर तक पहुंच चुका था, और ये सब मेरी म्यूजिक की वजह से हुआ था। एक यंग चाइनीज लड़की उसके पास झुककर पूछती है, मैम, क्या ये आपके आइडल है? उस वुमन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आवाज ठंडी और बिल्कुल निश्चित थी, मेरे हस्बैंड। उधर मेरा असिस्टेंट टॉमी टैंग एक्साइटमेंट में लगभग चिल्ला रहा था, एथन, हमें एक और प्राइवेट कॉन्सर्ट का इनविटेशन मिला है। उसकी एक्साइटमेंट किसी बड़े बच्चे जैसी थी। मैंने बेबसी से हंसते हुए कहा, सिर्फ एक प्राइवेट शो है, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? टॉमी मेरे पास झुक आया और रहस्यमय अंदाज में बोला, ये वाला अलग है। फिर उसने धीरे से पूछा, गेस करो कितना ऑफर कर रहे हैं? एक शो की मेरी यूजुअल फी लगभग 500,000 थी। उसके रिएक्शन को देखकर मैंने कहा, 800,000? वह जोर से सिर हिलाने लगा, नहीं नहीं, इससे भी ज्यादा, 800,000 से बहुत ज्यादा। कौन इतना पैसा दे रहा है? 1 मिलियन। टॉमी ने बस होंठ सिकोड़ लिए, और ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब तो मुझे शक होने लगा, ये कोई जॉब स्कैम तो नहीं है? कहीं तुम मुझे किसी जगह बेचने तो नहीं ले जा रहे? मैं ये जॉब नहीं कर रहा, मेरी लाइफ पहले आती है। टॉमी जोर से हंस पड़ा और अपनी छाती पीटते हुए बोला, बॉस, आप भी क्या सोच रहे हो? शो यही कंट्री में है, जिंक सिटी में। सुना है कोई यंग लेडी है जो अभी इंग्लैंड से वापस आई है। अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। कौन? पता नहीं, उन्होंने सब कुछ सीक्रेट रखा है। बस इतना पता है कि उसका सरनेम पेई है। उस नाम ने मेरे दिल की धड़कन अचानक बढ़ा दी, जैसे मेरे दिमाग के अंदर किसी बहुत गहरी जगह पर किसी ने चोट कर दी हो। ओह, और उसने जो पीस मांगा है, उसका नाम है फाटोड ड्रीम। फेटेड ड्रीम। ये इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था? ऐसा लगा जैसे ये नाम मेरी किसी पुरानी मेमोरी से निकलकर सामने आया हो। मैंने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उस मेमोरी को पकड़ नहीं पाया, जैसे वह मेरे दिमाग के सबसे नीचे दबी हुई थी। मैं अभी उसे याद करने की कोशिश ही कर रहा था कि टॉमी ने अचानक एक चौंकाने वाली रकम बता दी, 5,200,520। ये नंबर साफ साफ कह रहा था, डैश, आई लव यू। टॉमी लगभग चिल्लाते हुए बोला, इतना रोमांटिक? बॉस, क्या वो आपको पसंद करती है? कौन सी लवसिक वुमन हमारे बॉस पर सीक्रेटली क्रश कर रही है? मैं रियलिटी में वापस आया और उसे घूर कर देखा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। प्राइवेट शो जिंक सिटी के सबसे वेल्थी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद मोलिन एस्टेट में था। हमें लेने के लिए एक रोल्स रॉयस फैंटोम भेजी गई। टॉमी की आंखें बड़ी हो गईं। वो तो असली रिच लोगों की लाइफ ऐसी होती है। ये तो जरूरत से ज्यादा ही एक्स्ट्रावेगेंट है। मैं हंस पड़ा। तो क्या हुआ अगर दुनिया में एक और रिच पर्सन है? क्या? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, इस महीने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। इतना सुनते ही टॉमी खुशी से चिल्ला पड़ा, बॉस, आप सबसे बेस्ट हो। रोल्स रॉयस फैंटोम स्मूथली चलती हुई सीधे मोलिन एस्टेट में दाखिल हुई। कुछ ही देर में वह एक विशाल मैनर के सामने जाकर रुकी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी कि उसका एंड तक दिखाई नहीं दे रहा था। हर छोटी बड़ी चीज से पुराने और बेहद पावरफुल रिच फैमिली की झलक मिल रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। आखिर ये यंग लेडी है कौन, जिसके पास इतनी वेल्थ है? एस्टेट के एंट्रेंस पर बटलर और सर्वेंट्स पहले से रिस्पेक्टफुली खड़े थे। इस तरफ आइए, मिस्टर जियांग। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे दिल में एक अजीब सा फोरबोर्डिंग उठ रहा था। मैं एस्टेट के अंदर चला गया। बटलर मुझे एक ड्रेसिंग रूम में ले गया और एक सर्वेंट ने मेरे लिए आउटफिट ला दिया। मैंने ऊपर देखा। वो ट्रेडिशनल हैंडटैंग स्टाइल रोब थी। पहले इसे पहन लीजिए, थोड़ी देर में कोई आपके स्टाइलिंग के लिए आएगा। श्योर, थैंक यू। मैंने जल्दी से परफॉर्मेंस आउटफिट पहन लिया। वो मुझे बिल्कुल परफेक्ट फिट हुआ, जैसे खास मेरे लिए टेलरमेड किया गया हो। इसके बाद स्टाइलिस्ट ने मेरे बाल ठीक किए। करीब 20 मिनट्स बाद मैं पूरी तरह रेडी था। बटलर मुझे परफॉर्मेंस स्टेज की तरफ ले गया। मैंने ऑडियंस की तरफ देखा। वहां एक ग्रेसफुल और एलिगेंट वुमन बैठी थी, लेकिन लाइटिंग काफी डिम थी,
इसलिए मैं उसका फेस साफ नहीं देख पा रहा था। फिर भी उसकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी, बिना हिले, बिना हटे। उसकी नजर जैसे मेरे ऊपर गहरी छाप छोड़ रही थी। मैं इससे पहले कुछ और सोच पाता, उसने अपना हाथ उठाकर मुझे शुरू करने का सिग्नल दिया। मैंने अपने सारे थॉट्स एक तरफ रख दिए और खुद को पूरी तरह परफॉर्मेंस में लगा दिया। जब परफॉर्मेंस खत्म हुई, मैंने ऑडियंस की तरफ झुककर बो किया। मैंने फिर ऑडियंस की तरफ देखा, फिर एक बार ऑडियंस की तरफ देखा और दोबारा बो किया। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, एक सर्वेंट ने मेरा रास्ता रोक लिया। मिस्टर जियांग, हमारी यंग लेडी आपको डिनर के लिए बुला रही है। ये सुनकर मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़ा। लाइटिंग अभी भी डिम थी, उसका फेस अब भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, एक कदम, फिर दूसरा, और आखिरकार उसका फेस साफ दिखाई देने लगा। एक बेहद खूबसूरत और रेडियंट फेस मेरे सामने था। वह मुस्कुरा रही थी। उसने एक लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, जो एलिगेंट भी थी और बेहद आकर्षक भी। उसकी पूरी पर्सनैलिटी में एक लेजी लेकिन मैग्नेटिक चार्म था। उसने मुझे देखा और उसके रेड लिप्स पर हल्की सी स्लाइस स्माइल आई। ईथन, लॉन्ग टाइम नो सी। उसकी आवाज मेरे कानों में उतरते ही मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से वार कर दिया। अगले ही पल मैंने अपना चेस्ट पकड़ लिया। मेरे दिल में तेज दर्द उठा, सांस लेना मुश्किल हो गया। ये देखकर वह तुरंत अपनी जगह से उठी और घबराकर सीधे मेरी बाहों में आ गई। मैंने एक तेज सांस ली और वहीं रुक गया। उसकी बाहें मुझे कसकर पकड़े हुए थीं। ईथन, उसकी आवाज बेहद सॉफ्ट थी। मैं वापस आ गई हूं, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने नीचे देखा, वो फेस मेरे बेहद करीब था, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह खाली था। मैंने उसे दूर करने की कोशिश की। वह ऊपर देखकर हल्के से मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की चमक बदल गई। उसकी नजर मेरी बेयर रिंग फिंगर पर जाकर रुक गई। मैंने बिना सोचे भौहें सिकोड़ लीं। फिर अचानक मेरे अंदर एक सवाल उठा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? अगले ही पल उसके होठों पर जमी मुस्कान वहीं रुक गई। वह मुझे लगातार देखती रही। उसकी आवाज कांप गई। ईथन, तुम सच में मुझे भूल गए। मैंने अपने दिमाग पर पूरा जोर लगाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेमोरीज किसी बंद दरवाजे के पीछे कैद थीं। मैंने सिर हिलाया। आई एम सॉरी, तुम मुझे बहुत फैमिलियर लगती हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें याद नहीं कर पा रहा। कमरे की हवा जैसे अचानक जम गई। उसके चेहरे से एक पल में सारी रौनक गायब हो गई। मैं घबरा गया और उसकी आंखों से नजरें चुरा लीं। मिस पेई, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताइए, वरना मैं जाकर चेंज कर लेता हूं। वह कुछ पल चुप रही, फिर ठंडी आवाज में बोली, मैं मुड़ा और वहां से जाने लगा, लेकिन उसकी नजर अभी भी मेरी पीठ पर महसूस हो रही थी। उस नजर में एक दबा हुआ दर्द और नाराजगी थी। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। मैंने जल्दी से हल्की आवाज में अपॉलॉजी की और वहां से निकल गया। ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर मैंने अपना आउटफिट बदलकर वापस अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन मेरा दिल काफी देर तक शांत नहीं हुआ। तभी टॉमी एक्साइटमेंट में मेरे पास दौड़ता हुआ आया। बॉस, आप उस मिस पेई को जानते हो? मेरा हाथ वहीं रुक गया। मैंने मिरर में अपने कॉन्फ्यूज्ड फेस को देखा, फिर कपड़े ठीक करते हुए कहा, मे बी। टॉमी की आंखें तुरंत चमक उठीं। वाओ, वो तो कमाल की ब्यूटीफुल है, बिल्कुल गॉडेस जैसी। फेस हो या फिगर, सब कुछ परफेक्ट। वह मेरे कान के पास आकर धीरे से बोला, बॉस, साफ दिख रहा है कि उसके पास सब कुछ है। आपको मूव करना चाहिए। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और अपने अंदर उठ रही अजीब फीलिंग को दबाते हुए कहा, अपनी बात सुन रहे हो? किसी के बारे में उसके पीछे ऐसी बातें नहीं करते। टॉमी हंसते हुए बोला, बॉस, आप ब्लश क्यों कर रहे हो? इतनी जल्दी ब्लश करोगे तो कभी डेट कैसे करोगे? मैंने बेबसी से सिर हिलाया। मैं अभी डेटिंग के बारे में नहीं सोच रहा। तभी कोई सर्वेंट टी लेकर आया। मिस्टर टैंग, मिस्टर जियांग, आप दोनों थक गए होंगे, थोड़ा टी लीजिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कप लिया और एक सिप लिया। सर्वेंट ने आगे कहा, मिस पेई थोड़ी देर में कार भेजकर आप दोनों को घर भिजवा देंगी। मैंने तुरंत मना कर दिया। मिस पेई को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरी फैमिली मुझे लेने आ रही है। मेरे शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि पीछे से एक ठंडी और साफ आवाज आई, अगर मिस्टर जियांग की फैमिली आ रही है तो फिर हम कार नहीं भेजेंगे। मैंने आवाज की तरफ देखा। विवियन पेई वहां आ चुकी थी। मिस्टर जियांग की फैमिली कब आएगी? मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूं। मैं जल्दी से रियलिटी में आया और अपना फोन चेक किया। उसी समय मेरी मदर का मैसेज आया, एथन, मैं मोलन एस्टेट के बाहर हूं। मैंने विवियन से पोलाइटली कहा, मेरी फैमिली ऑलरेडी आ चुकी है। उसने तुरंत जवाब दिया, तो चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूं। मैं मना करना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर मैंने आखिरकार सिर हिला दिया। देन थैंक यू मिस पेई। मोलन एस्टेट से बाहर निकलते ही एक डिस्क्रीट मेबाक दिखाई दी। उसके पास मेरी मदर, हेलन सॉन्ग, खड़ी थीं। मुझे देखते ही वह जल्दी से मेरी तरफ आईं। ईथन, मैं उनके पास गया। मॉम। उन्होंने मुझे फ्लावर्स का एक बुके दिया। मैंने खुशी से उसे ले लिया। थैंक्स मॉम। फिर उन्होंने विवियन की तरफ देखा। उनकी वार्म स्माइल अचानक रुक गई। मिसेस सॉन्ग और टॉमी। मेरी मदर की नजर विवियन पर टिक गई। ये मिस पेई होंगी। हेलो मिस पेई। विवियन की आंखें तुरंत लाल होने लगीं। उसने अपनी इमोशंस को दबाया और मेरी मदर को हल्का सा सिर झुकाकर जवाब दिया। उसकी आवाज फिर से ठंडी हो गई। मुझे कहीं जाना है, मैं पहले निकलती हूं।
इतना कहकर वह मुड़ी और वहां से चली गई। जैसे ही वह मुड़ी, उसकी आंखों से आंसू चुपचाप नीचे गिरने लगे। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे दोबारा कभी देख पाऊंगा या नहीं। मोलन एस्टेट के एक बेडरूम में विवियन अकेली एक आर्मचेयर पर बैठी थी। वह चुपचाप वहीं बैठी रही। रात बीत गई। फिर सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई। वो रोशनी उसके बालों पर पड़ी और उसके बालों में सफेदी साफ दिखाई दे रही थी। ग्रीफ और गुस्से से उसके बाल एक ही रात में सफेद हो गए थे। अचानक उसका फोन बजा। उसकी आईलैशेस हल्के से कांपीं। काफी देर बाद उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ क्लेयर जी की आवाज थी। विवियन। उसकी आवाज में भी गहरा दुख था। क्या हुआ? ये तो हैप्पी रियूनियन होना था। फिर तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? विवियन ने धीरे से सांस छोड़ी। एथन को एमनीसिया है। क्लेयर की सांस अटक गई। व्हाट? तुम श्योर हो? वेंसडे नाइट चैरिटी गाला के स्टेज पर मैं बैम्बू फ्लूट बजा रहा था। आखिरी नोट खत्म होते ही पूरी क्राउड तालियों से गूंज उठी। मैं बैकस्टेज आया। तभी मेरे सामने एक ग्रेसफुल और जेंटल लड़की दिखाई दी। वह सिंदी झंग थी। उसके हाथों में एक बड़ा बुके था। एथन, परफॉर्मेंस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने मुस्कुराकर फ्लावर्स ले लिए। थैंक यू। लेकिन तभी मेरे ऊपर एक ठंडी और नाराज नजर आकर रुकी। मैंने पीछे देखा। विवियन। उसकी पूरी प्रेजेंस से एक दबाव महसूस हो रहा था। वह सीधे मेरी तरफ आई और सिर्फ 3 शब्द बोली। मिस्टर जॉन। मिस पे। मैंने जल्दी से उसे नोट किया। उसकी नजर पहले मेरे ऊपर गई, फिर सिंदी के फेस पर जाकर रुक गई। ये कौन है? मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ, लेकिन फिर भी समझाया। ये मेरी फ्रेंड है। ये सुनते ही विवियन हल्का सा हंसी। उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल आई। फ्रेंड। फिर उसकी नजर सिंदी के हाथों में मौजूद बुके पर गई। या गर्लफ्रेंड? उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, सिर्फ फ्रेंड। सिंदी ने हल्का सा हंसकर बात टालने की कोशिश की। तभी विवियन ने फ्लावर्स की तरफ देखा। ओह, सिर्फ फ्रेंड। फ्लावर्स काफी सुंदर है। क्या मैं देख सकती हूं? मैंने सिर हिलाया और बुके उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने फ्लावर्स छोड़े, उसने भी हाथ छोड़ दिया। पूरा बुके जोर से नीचे गिरा। एक भारी सी आवाज हुई। विवियन ने तुरंत कहा, ओह, आई एम सो सॉरी। मेरा ऐसा करने का इंटेंशन नहीं था। इतना कहते हुए उसने ऐसे पैर बढ़ाया जैसे गलती से फ्लावर्स पर पड़ गया हो। उसका पैर पेटल्स पर पड़ा। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। फिर वह झुकी और बुके उठाया और बिना किसी हेजिटेशन के उसे पास पड़े ट्रैश कैन में फेंक दिया। पूरी मूवमेंट इतनी स्मूथ और डेलिब्रेट थी कि मुझे साफ समझ आ गया कि ये एक्सीडेंट नहीं था। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसके फेस पर वही इनोसेंट अपॉलॉजी थी। आई रियली एम सॉरी मिस्टर जॉन। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। बाद में मैं आपको नया बुके खरीद दूंगी। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया कि क्या कहूं। ये क्लियरली जानबूझकर किया गया था। उसकी बात कुछ और कह रही थी, लेकिन उसका पूरा एटीट्यूड कुछ और। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी कॉन्फिडेंस के साथ किसी को ऐसा करते नहीं देखा था। मिस्टर जियांग, आप इतने क्वाइट क्यों हैं? उसने इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ पूछा। क्या आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं? मैं इतना परेशान हुआ कि लगभग हंस पड़ा, लेकिन आखिर में सिर्फ इतना ही बोल पाया, नो। मैं सिंदी से अपॉलॉजी करने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, ये सिर्फ एक बुके है। विवियन की ठंडी आवाज बीच में आ गई। मुझे यकीन है मिस क्षु इतनी पेटी नहीं होंगी, राइट? उसने हल्की स्माइल के साथ सिंदी की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ चैलेंज था। सिंदी का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये सिर्फ एक बुके है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं एथन के लिए इससे भी अच्छा बुके ले आऊंगी। विवियन का टोन तुरंत शार्प हो गया। ओह, तो अनइम्पोर्टेंट चीजें अपने आइडल को दी जाती है और इंपॉर्टेंट चीजें हिडन रखी जाती है। सिंदी का फेस लाल पड़ गया। वह कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि टॉमी घबराकर वहां दौड़ता हुआ आया। बॉस, जल्दी चेंज करिए, गाला शुरू होने वाला है। टॉमी मुझे वहां से खींचकर ले गया। मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे मुड़कर देखा। विवियन भी वहां से जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने सिंदी को एक आखिरी प्रोवोकेटिव लुक दिया। सिंदी की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। उसने अपने रेड लिप्स को कसकर बंद कर लिया। गाला खत्म होने के बाद मैं कार में बैठा था। मेरी फिंगरटिप्स अभी भी बैम्बू फ्लूट की याद में थीं, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही क्रश्ड बुके घूम रहा था। मैंने फ्रस्ट्रेशन में अपनी टाई ढीली की। पैसेंजर सीट पर बैठा टॉमी पूरी राइड में बार बार मेरी तरफ देख रहा था। आखिरकार मैंने अपनी टेम्पल्स दबाईं। जो कहना है कह दो। टॉमी मुस्कुराया और मेरी तरफ झुककर बोला, बॉस, आज तो मेरी आंखें खुल गईं। मिस पेई की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल है। फ्लावर्स के पेटल्स पर पैर रखना भी ऐसे था जैसे रनवे पर वॉक कर रही हों। इतने लोग बैकस्टेज में थे, लेकिन किसी ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसकी तरफ देखा। लगता है तुम उसकी काफी तारीफ कर रहे हो, टॉमी ने कहा। तारीफ कहना थोड़ा ज्यादा होगा। बस बॉस, मिस पेई जिस तरह आपको देखती है, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? मैं चुप हो गया। विवियन से मिलने के बाद से मेरे अंदर एक अजीब फैमिलियरिटी थी। मुझे पूरा यकीन था कि ये वुमन मेरी मेमोरीज में नहीं है। फिर उसे मेरे बारे में इतना कैसे पता था? टॉमी और मैं अपार्टमेंट वापस पहुंचे। रात काफी हो चुकी थी। मैंने अपना सूट जैकेट उतारकर काउच पर रखा। मैं शॉवर लेने ही वाला था कि टॉमी का फोन जोर जोर से बजने लगा। उसने फोन उठाया। कुछ ही सेकंड्स में उसके फेस का रंग बदल गया
कॉल खत्म होने के बाद वह ऐसे खड़ा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। बॉस, कुछ हुआ है? मेरा दिल नीचे गिर गया। क्या? उन्होंने कहा है कि इस साल के बाकी सारे कमर्शियल परफॉर्मेंस इन्विटेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। मैं वहीं रुक गया। सारे? टॉमी ने एक एक करके नाम गिनाए। Beijing Grand Theater का year end show, Shanghai Philharmonic Duet, Shenzhen International Music Festival, और Macau New Year's show। उसने एक ही सांस में सब बता दिया। सब कैंसिल। मेरी सांस रुक सी गई। इन इन्विटेशंस को पाने में मुझे 5 साल लगे थे। यूरोप के छोटे छोटे बार से शुरुआत करके फिर रॉयल एल्बर्ट हॉल तक पहुंचना, जहां कभी मुझे सिर्फ दैट चाइनीज किड कहा जाता था। फिर इंटरनेशनल क्रिटिक्स का मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखना। इनमें से हर शो मेरे करियर की लाइफलाइन था। रीजन क्या बताया? मैंने अपनी आवाज स्टेडी रखने की कोशिश की। टॉमी ने कहा। उन्होंने स्केड्यूलिंग इशू बताया। उसका चेहरा गिर गया। लेकिन वे पेनल्टी देंगे। Double breach penalty, मैं ठंडे अंदाज में हंसा। same day, same batch। सभी एक साथ कैंसिल। कोई पीछे से स्ट्रिंग्स खींच रहा है। टॉमी मुझे ध्यान से देखने लगा। बॉस, क्या ये सिंधी हो सकती है? मैंने सिर हिलाया। उसके पीछे इतनी पावर नहीं है। सिंधी अपनी पूरी ताकत लगा दे तब भी इतनी रीच नहीं होगी कि एक ही रात में इतने टॉप टियर वेन्यूज को हिला सके। जो भी ये कर सकता था। मेरे दिमाग में अचानक वही रेडियंट फेस उभरा। विवियन पे। अगली सुबह 8 बजे डोरबेल बजी। टॉमी सावधानी से दूर खोलने गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। बॉस, दूर पर कोई है। कौन? उसने अपना नाम क्लेयर जी बताया है। मिस पे के बेस्ट फ्रेंड, क्लेयर जी। ये नाम भी मुझे अजीब तरह से फेमिलियर लगा, जैसे मैंने इसे पहले कभी सुना हो। लेकिन कहा, ये फीलिंग मुझे परेशान करने लगी। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और बाहर चला आया। लिविंग रूम के काउच पर एक वुमन बेज ट्रेंच कोट में बैठी थी। मुझे आते देखकर वह खड़ी हुई और पोलाइटली अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो मिस्टर जॉन्ग। मैंने उसका हाथ मिलाया। मिस जी, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आप यहाँ क्यों आई है? वह सीधे मुद्दे पर आ गई। मैं विवियन की तरफ से आपसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं है? मैं चुप हो गया। क्लेयर ने सीधे मेरी आंखों में देखा। ईथन, 5 साल पहले तुमने मुझसे खुद एक बात कही थी, याद है? मैंने सिर हिला दिया। क्लेयर हल्का सा मुस्कुराई। उस मुस्कान में बहुत थकान थी। तुमने उस समय मुझसे कहा था, क्लेयर, अगर विवियन की मदर उसे कभी मुझसे दूर ले जाने की कोशिश करे तो उसे रोकना। मैं जिंदगी में सिर्फ उसी से शादी करूंगा। ये शब्द मेरे दिमाग में किसी चाबी की तरह जाकर लगे, लेकिन लॉक्ड डोर खुला नहीं। मैंने अपनी टेम्पल्स दबाईं। ठंडा पसीना मेरे माथे पर आ गया। आई एम सॉरी। मैं सच में कुछ याद नहीं कर पा रहा। क्लेयर ने अपनी ब्रीफकेस से एक डॉक्यूमेंट निकाला। मिस्टर जॉन्ग, ये पेई एंटरटेनमेंट ग्रुप और उन सभी वेन्यूज के बीच एक्सक्लूसिव बायआउट कॉन्ट्रैक्ट है जहां आपके कमर्शियल शोज होते हैं। आज से अगले 3 साल तक उन वेन्यूज के स्केड्यूल्स पर पेई एंटरटेनमेंट का पूरा कंट्रोल रहेगा। 3 साल मतलब कंट्री के अंदर मैं जितने भी बड़े कमर्शियल परफॉर्मेंसेस कर सकता था, उन सबको विवियन पेई ने पूरी तरह बाय कर लिया था। मैंने दांत भींचकर पूछा, वो चाहती क्या है? क्लेयर ने मेरी तरफ देखा। वो क्या चाहती है, मिस्टर जियांग? आपको ये सवाल उससे खुद पूछना चाहिए। मैंने कहा, मिस जी, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। क्लेयर हल्का सा हंसी। लिमिट? मिस्टर जियांग, आप विवियन के सामने लिमिट की बात कर रहे हैं। मैंने तुरंत कहा, मिस पेई और मेरा सिर्फ ऑर्डिनरी वर्किंग रिलेशनशिप है। क्लेयर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एथन, तुम उसे भूल सकते हो, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 5 साल पहले आखिर हुआ क्या था, और उसकी मदर ने उसे उस प्लेन पर जबरदस्ती क्यों भेजा था। मेरा चेस्ट अचानक कस गया। क्या मतलब? क्लेयर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पॉकेट से एक पुरानी येलोड फोटोग्राफ निकाली और कॉफी टेबल पर रख दी। इसे देखो। मैं आगे बढ़ा और फोटो उठा ली। फोटो काफी पुरानी थी, किनारे मुड़े हुए थे। उसमें 2 लोग थे। एक विवियन थी, वेडिंग गाउन में, और दूसरा मैं था, सूट में। हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार साफ दिखाई दे रहा था। मेरे हाथ में फोटो कांपने लगी। मेरी टेम्पल्स धड़कने लगीं। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई मेमोरी बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो। फिर अचानक एक लड़की स्टेज पर वायलिन बजा रही थी। अगले ही पल वह हंसते हुए मेरी तरफ दौड़ी और मेरी बाहों में आ गई। उसकी आंखें लाल थीं। ईथन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर वो इमेज टूट गई। मैं लड़खड़ाया और कॉफी टेबल को पकड़कर खुद को गिरने से बचाया। मिस्टर जॉन्ग, क्लेयर ने मुझे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आई एम फीन। क्लेयर ने पूछा, तुम्हें कुछ याद आया, एना? मैंने सिर हिलाया। थोड़ा सा, लेकिन बहुत ब्लरी है। क्लेयर की आंखों का एक्सप्रेशन बदल गया। पहले उसमें हॉस्टिलिटी थी, अब कुछ और था। वह कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर आखिरकार बोली, ईथन, 5 साल पहले जब तुम और विवियन अलग हुए थे, उसका रीजन उसकी मदर की अप्रूवल नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उस साल तुम्हारे फादर की कंपनी जियांग फार्मास्यूटिकल्स पेई फैमिली की वजह से बैंक्रप्सी के करीब पहुंच गई थी। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। क्लेयर ने आगे कहा, तुम्हारी फैमिली की कंपनी को बचाने के लिए विवियन ने अपनी मदर के साथ एक डील की। उसने इंग्लैंड में स्टडी करने के लिए जाने की बात मान ली, और बदले में
उसकी मदर ने जियांग फार्मास्यूटिकल्स को बैंक्रप्सी से बाहर निकाल दिया। मेरे पूरे शरीर में जैसे ठंड दौड़ गई। क्लेयर ने धीमी आवाज में कहा, Mr. Jiang, तुम्हारे करियर में जितनी भी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आईं, हर बार जब कोई तुम्हें अचानक आगे लेकर आया, हर अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन, उन सबके पीछे विवियन थी। लिविंग रूम पूरी तरह शांत हो गया। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मेरी उंगलियां कसकर बंद हो गईं। 5 साल तक मैं सोचता रहा कि जिन इन्विटेशंस का मुझे कोई रीजन समझ नहीं आता था, वो बस मेरी किस्मत थी। लेकिन असल में, जब मैं उसे देख भी नहीं सकता था, तब भी कोई मेरे लिए पूरा रास्ता तैयार कर रहा था। और जब वो 5 साल बाद वापस आई, मैंने उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा था, have we met before? क्लेयर ने धीरे से सांस छोड़ी। शायद मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए था। मेरी आवाज भारी हो गई। मेरी आंखें लाल होने लगीं। फिर आपने मुझे बताया क्यों? उसने विंडो की तरफ इशारा किया। क्योंकि उसने पूरी रात सोया नहीं। उसके लगभग सारे बाल सफेद हो गए। मैंने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्लेयर ने कहा, Ethan, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी इंसान को सिर्फ एक पर्सन की वजह से ओवरनाइट व्हाइट हेयर्ड होते नहीं देखा। लेकिन विवियन के साथ ऐसा हुआ। बाहर डेलाइट पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं किसी एंडलेस डार्कनेस में डूब रहा हूं। क्लेयर के जाने के बाद टॉमी कॉफी लेकर अंदर आया। उसने मुझे काउच पर बिल्कुल शांत बैठे देखा। उसने कॉफी धीरे से टेबल पर रखी। बॉस, मैंने ऊपर नहीं देखा। बॉस, आप ठीक हो? मैं फोटो को देखता रहा। मेरी उंगली उस लड़की के फेस पर धीरे धीरे चली। काफी देर बाद मैंने धीमी आवाज में कहा, Tommy, मेरे लिए एक चीज चेक करो। sure boss. मैंने फोटो पलट दी। पीछे एलिगेंट हैंडराइटिंग में एक लाइन लिखी थी। Ethan, my first wedding. Only you. नीचे डेट लिखी थी, June 8th. 5 साल पहले। मैंने फोटो को कसकर पकड़ लिया। मेरी नकल सफेद पड़ गईं। June 8th. 5 साल पहले, Street John's Chapel. जिंग सिटी के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में। देखो वहां कोई अनफिनिश्ड वेडिंग हुई थी या नहीं। टॉमी ने मुझे पूरी तरह कॉन्फ्यूज्ड होकर देखा। बॉस, आप? मैंने सिर उठाया। मेरी आंखें लाल थीं। बस चेक करो। टॉमी ने सिर हिलाया और चला गया। उसके जाने के बाद मैं पूरी रात काउच पर बैठा रहा। मैं उस फोटो को बार बार पलटता रहा, कम से कम 100 टाइम्स। फोटो में लड़की कितनी खुलकर मुस्कुरा रही थी, और फोटो वाला मैं। मेरी आंखों में ऐसी क्लैरिटी थी जैसे मैं अभी अभी स्प्रिंग से निकलकर आया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उस इंसान को कैसे खो दिया, और उससे भी ज्यादा, मैंने उसे खुद से इतनी दूर जाने कैसे दिया। सुबह के 6 बजे टॉमी अपार्टमेंट में अचानक घुस आया। उसने नॉक तक नहीं किया। स्पेयर की से दूर खोलकर अंदर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। बॉस, उसने डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक कॉफी टेबल पर जोर से रख दिया। मैं तुरंत खड़ा हो गया। कुछ मिला? हाँ, बॉस, खुद को तैयार रखिए। मैंने ऊपर रखा पेपर उठाया। ये स्ट्रीट जॉन्स चैपल का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड था, जिंग सिटी के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में। 5 साल पुरानी फाइल की फोटोकॉपी। June 8th. 3 बजे। ग्रूम और ब्राइड के नाम थे। Ethan Jiang, Vivian Pei, विटनेस सेक्शन में 2 नेम्स थे, एक क्लेयर जी, दूसरा मेरे फादर। Richard Jiang. मेरी उंगलियां जोर जोर से कांपने लगीं। बॉस, टॉमी ने दूसरा पेपर निकाला। और भी है। ये उस दिन का पेमेंट रिकॉर्ड है। हर ट्रांजैक्शन आपके फादर ने पर्सनली साइन किया था। मैं धीरे से काउच पर बैठ गया। तो वो वेडिंग सिर्फ सच में हुई ही नहीं थी। मेरे फादर ने खुद पूरी वेडिंग ऑर्गेनाइज की थी। और पूरे 5 साल, मेरी पूरी फैमिली मुझसे ये बात छिपाती रही। बॉस, टॉमी की आवाज धीमी हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। एक और बात है। उसने गला साफ किया। कल रात मैंने स्ट्रीट जॉन्स का पुराना गेटकीपर ढूंढ लिया। वो बाहर ड्रिंक्स कर रहा था। उसने बताया कि उस वेडिंग के बीच में कुछ हुआ था। क्या हुआ? टॉमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिंग एक्सचेंज के दौरान ब्राइड और ग्रूम दोनों स्टेयरकेस से नीचे गिर गए थे। ब्राइड वहीं बेहोश हो गई, और आप भी बेहोश हुए थे। लेकिन उस मोमेंट पर ब्राइड ने अपने बॉडी से आपको कवर कर लिया था। आपको सिर्फ हल्की चोटें आई थीं। टॉमी कुछ पल रुका, और उसके बाद मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरी आंख के कोने से एक गर्म आंसू नीचे गिर गया। अब मुझमें आगे सुनने की हिम्मत नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। Ethan, तुम सच में मुझे भूल गए। मैं PEI एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर्स के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में अभी भी गर्म अमेरिकनो था। यह वही इन्फॉर्मेशन थी जो टॉमी ने मेरे लिए निकाली थी। विवियन रोज दोपहर 3 बजे नीचे आती थी और सड़क के सामने वाले कैफे से एक अमेरिकनो खरीदती थी। नो शुगर, नो क्रीम, इतनी बिटर कि पीते ही चेहरा सिकुड़ जाए। क्लेयर ने बताया था कि इंग्लैंड में उसने यह हैबिट शुरू की थी, और 5 साल से उसने इसे कभी नहीं बदला था। 5 साल से एक ही हैबिट, और मुझे यह तक याद नहीं था कि उसे क्या पीना पसंद है। ठीक 3 बजे रिवॉल्विंग डोर घूमी। वह बाहर आई। उसकी नजर फोन पर थी। वह मेरे पास से निकल गई, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने आखिरकार उसे पुकारा, Vivian. वह रुक गई, फिर पलटकर मेरी तरफ देखा। कुछ काम है? सिर्फ 2 शब्द, ठंडे और सीधे, जैसे किसी ब्लेड ने हवा को काट दिया हो। मैंने जो वर्ड्स पहले से तैयार किए थे, वे गले में ही अटक गए। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। उसने अपनी वॉच देखी। किस बारे में? मेरे पास 15 मिनट्स है।
मैं कुछ पल रुका, फिर मैंने कॉफी उसकी तरफ बढ़ा दी। मैंने सुना है तुम्हें अमेरिकनो पसंद है। मैं इधर से गुजर रहा था, इसलिए ले आया। उसने कॉफी की तरफ देखा, लेकिन उसे लिया नहीं। एथन, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपोलोजाइज करना चाहता हूं। उसने मेरी बात बीच में ही रोक दी। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। तुम पहले ही अपोलोजाइज कर चुके हो। क्लेयर ने मुझे सब बता दिया। तुमने सॉरी कहा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या अब इतना काफी है? मैं कॉफी हाथ में पकड़े वहीं खड़ा रहा। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना रिडिकुलस लग रहा हूं। हाँ, मैंने पहले ही अपोलोजाइज किया है। लेकिन फिर मेरी आवाज भारी हो गई। उस समय मुझे सच में तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं था, शादी के बारे में भी नहीं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं बस मुझे पता है। उसने मुझे रोक दिया। क्लेयर ने मुझे सब बताया। Amnesia, selective memory loss, trauma. मेडिसिन में इन सब की एक्सप्लेनेशंस है। सब कुछ लॉजिकल है। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, मैं पिछले 5 साल ऐसे भूल जाऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? मेरा वह मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मैंने उसकी आंखों में देखा, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ चुप खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली। एथन, मैं तुमसे हेट नहीं करती। किसी से हेट करना बहुत टायरिंग होता है। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। बस मुझे नहीं पता कि तुम्हारा सामना कैसे करूं, इसलिए तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के कुछ ओ नहीं करते। यह कहकर वह मुड़ी और जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद वह रुक गई। बिना पीछे देखे बोली, एक और बात। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं अमेरिकनो नहीं पीती। मैं वहीं खड़ा उसे दूर जाते देखता रहा। फिर मैंने कॉफी उठाई और उसे ट्रैश कैन में फेंक दिया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बेड पर लेटे हुए मेरे दिमाग में बार बार उसकी वही कोल्ड और दूर वाली नजर घूमती रही। उसने कहा था कि वह मुझसे हेट नहीं करती, लेकिन उसने मुझे फॉरगिव भी नहीं किया था। उसके लिए मैं अब ऐसा इंसान बन चुका था जिसे डील करने की भी उसे जरूरत नहीं थी। मैंने फोन उठाया और टॉमी का कॉन्टैक्ट खोला। उसका रीसेंट स्केड्यूल पता करो। 5 मिनट बाद टॉमी का रिप्लाई आया, बॉस, आपने कहा था कि उसे डिस्टर्ब नहीं करना। मैंने ऑकवर्ड होकर अपना गला साफ किया। खास मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया। करोगे या नहीं? कर रहा हूं। आप बॉस है, जो बोलेंगे वही होगा। अगली सुबह टॉमी ने सीधे मेरे फोन पर रिपोर्ट भेज दी। यह विवियन का पूरे वीक का स्केड्यूल था। मैं उसे देखता रहा। फिर मेरी उंगली एक जगह रुक गई। Thursday orphanage. आज थर्सडे था। मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और सीधे ऑर्फनेज चला गया। वहां पहुंचकर मैं कार में बैठा रहा और दूर से उसे बच्चों के साथ खेलते देखता रहा। वह एक छोटी लड़की के साथ बैठकर बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही थी। उसके बालों में 2 छोटी छोटी ब्रेड्स थीं। विवियन हंस रही थी। उसकी हंसी मेरे किसी धुंधले मेमोरी से मिल गई। मैं उस हंसी को पहचानता था। सच में पहचानता था। मेरा हार्ट अचानक तेज धड़कने लगा। मैं कार से बाहर नहीं निकला, बस दूर से उसे देखता रहा। वह बच्चों के साथ केक शेयर कर रही थी और खुलकर हंस रही थी। वह उस वुमन से बिल्कुल अलग लग रही थी जिसे मैंने कल उसके ऑफिस के बाहर देखा था। तो वह दूसरों के सामने हंसती थी। जब तक उसकी कार ऑर्फनेज से निकल नहीं गई, मैं वहीं बैठा रहा। फिर मैंने इंजन स्टार्ट किया और उसकी कार के पीछे चल पड़ा। विवियन घर नहीं गई। वह सिटी के आउटस्कर्ट्स की तरफ चली गई। मैंने उसकी कार फॉलो की। आखिरकार वह एक पुराने नेबरहुड में रुकी। वह एक वायलिन शॉप के अंदर चली गई। मैं कार में बैठा करीब 40 मिनट्स इंतजार करता रहा। फिर वह बाहर आई। उसके हाथ में एक लंबा, पतला केस था। Filing case. उसने उसे बहुत केयरफुली पैसेंजर सीट पर रखा। वह जैसे ही केस अंदर रखने के लिए झुकी, उसकी नजर सड़क के उस पार मेरी कार पर पड़ी। हमारी आंखें मिल गईं। वह एक पल के लिए रुक गई, फिर सीधी खड़ी होकर मुझे देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर मैं चाहता क्या हूं। मैं कार से बाहर निकला और उसकी तरफ चला गया। तुम्हारे वायलिन को क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा। पुराना है। सरफेस पर कुछ फाइन क्रैक्स है। पैनल थोड़ा लूज हो गया था। मास्टर झाओ ने इसे ठीक कर दिया और नई स्ट्रिंग्स भी लगा दी। उसकी आवाज नॉर्मल थी, जैसे वह किसी ऑर्डिनरी फ्रेंड से बात कर रही हो। लेकिन वायलिन केस पकड़े उसका हाथ थोड़ा और टाइट हो गया। मैंने वह छोटा सा मूवमेंट नोटिस कर लिया। क्या मैं देख सकता हूं? वह कुछ पल हिचकिचाई, फिर उसने केस मुझे दे दिया। मैंने उसे खोला और वायलिन को ध्यान से देखा। अंदर एक एंग्रेविंग थी। मेरी उंगलियां वहीं रुक गईं। वीपे, विवियन पेई के इनिशियल्स। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे फर्स्ट लिसनर ने तुम्हें यह दिया था। वह मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, तुमने इसे कार्व किया था। मैंने एंग्रेविंग की तरफ देखा। मुझे याद नहीं। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे अब याद है। उसने हाथ बढ़ाकर वायलिन केस वापस ले लिया, उसे पैसेंजर सीट में रखा, दूर बंद किया, फिर पलटकर मुझसे पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने अपने होंठ भींच लिए। मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। वह कुछ नहीं बोली। हवा चली और उसके बाल हल्के से बिखर गए। उसने हाथ उठाकर उन्हें कान के पीछे कर दिया। अब देख लिया तो? मैं कुछ पल चुप रहा। क्या तुम कल ऑर्फनेज जाओगी? उसने मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पाया। हाँ, तो मैं भी कल आऊंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। वह कार में बैठ गई। विंडो आधी नीचे हुई। अंदर से उसकी आवाज आई, एथन, तुम्हें इस तरह इसकी भरपाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी पिटी नहीं चाहिए। यह पिटी नहीं है। मैं बस आना चाहता हूं। वह फिर कुछ नहीं बोली। कार धीरे धीरे सड़क से निकल गई। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा, जब तक उसकी टेललाइट्स कॉर्नर के पीछे गायब नहीं हो गईं। तभी मेरे पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। उसका मैसेज था, कल 10 बजे। मैं उन 2 वर्ड्स को देखता रहा। फिर सड़क के बीच खड़े खड़े मेरे चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। मैंने फोन वापस पॉकेट में रखा और घर जाने वाला था कि फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार टॉमी की कॉल थी। बॉस, एक बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। क्या? टॉमी ने अपनी आवाज धीमी कर ली। सिंदी आज आफ्टरनून किसी से मिली थी। कहा? ईस्ट 3rd रिंग रोड के एक प्राइवेट क्लब में। मैंने किसी को पता लगाने भेजा था। जिससे वह मिली थी, उसका सरनेम पेई है। नाम जेसन पेई। Jason Pei. यह नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। कौन है? टॉमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पेई फैमिली की सीनियर ब्रांच का एल्डेस्ट सन। फैमिली स्टैंडिंग के हिसाब से वह विवियन का कजिन है। विवियन का कजिन। मैंने फोन को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। सिंदी से उसका क्या काम है? पता नहीं, लेकिन इस बीच मैंने उसकी पुरानी हिस्ट्री भी निकाली। 5 साल पहले, जब विवियन की मदर फैमिली संभाल रही थी, उसने जेसन के फादर को बोर्ड से हटा दिया था। तब से दोनों ब्रांचेस के रिलेशंस अच्छे नहीं है। बेसिकली, उनके बीच पुरानी दुश्मनी है। मैंने फोन पकड़े पकड़े सोचना शुरू कर दिया। सिंदी और विवियन का कजिन साथ मिल रहे थे। उनका टारगेट साफ था। पता करो वह क्या कर रहा है। ऑलरेडी कर रहा हूं, लेकिन वह बहुत लोकी है। सरफेस पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा। उस पर नजर रखो। कुछ भी पता चले तो तुरंत मुझे बताना।